गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर पूर्ण चैप्टर के जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे भी नहीं है तो चैनल को क्या होता है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंडरस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट क्या होता है वीडियोस लेक्चर के अंदर हम तमाम के तमाम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको फिर लेके आएंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बात करने से पहले हम लोग परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्योंकि परिवर्तन के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास 9 के अंदर क्या होता है मतलब कि पढ़ती है। देखिए परिवर्तन का मतलब होता है चेंजिंग, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं दो प्रकार के परिवर्तन के, भौतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं और एक क्या होता है रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी पदार्थ हमारे पास प्रेजेंट होती है यानी कि मैटर होते हैं, यानी कि स्पेशली हम मैटर किसको कहेंगे जो मतलब कि जिसके पास कैपेसिटी हो मतलब कि जगह को ऑक्यूपाई करने का और जिसका क्या होता है वेट हो उसे हम क्या होता है मैटर कहेंगे। तो कोई भी पदार्थ अपनी मूल रूप को छोड़कर कोई नया रूप क्या होता है वो ग्रहण कर लेता है और फिर पुनः उस नए रूप से क्या होता है मूल रूप को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेट्स एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बेहतर तरीके से इसको हमने लिखे है। देखिए वैसा परिवर्तन, ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे हटा दीजिए। वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ मूल रूप को छोड़कर नया रूप क्या होता है ग्रहण कर लेता है और पुनः नया रूप से मूल रूप को ग्रहण कर सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। मतलब इस परिवर्तन के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप को छोड़कर वो नया रूप क्या होता है ग्रहण कर सकता है और फिर पुनः उस नए रूप से मूल रूप को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे बर्फ का क्या होता है पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, पेड़ों को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, जैसे जल में नमक को घोलना एक भी भौतिक परिवर्तन है, जैसे मोमबत्ती का क्या होता है जलना ये भी क्या होता है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जैसे समझते बर्फ का क्या होता है पिघलना। जैसे कोई भी यानी कि आइस जब होता है यानी वो आइस में अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वाटर बनेगा, फिर वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, यानी कि बर्फ से वो जल बनता है और फिर जल से पुनः क्या होता है वो बर्फ बन सकता है। लेट्स पेड़ों को काटना, तो वैसे नॉर्मली हम क्या होता है कोई भी पेड़ होते हैं एग्जैक्टली हम उसको तो मतलब नॉर्मली मतलब जीवित नहीं कर सकते परंतु उसको क्या होता है एक शेप क्या होता है दे सकते हैं जो उसका फिजिकल फॉर्म था। जैसे जल में क्या होता है नमक को घोलना, तो जल के अंदर हम नमक को क्या होता है घोल सकते हैं और वाष्पीकरण के थ्रू आउट में हम क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन करके फिर नमक को अलग कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, हम मोमबत्ती में क्या होते हैं मोम को जलाकर फिर क्या होते हैं उसको पुनः क्या होता है मोम प्राप्त कर सकती है। तो ये रहा हमारा भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कशन क्यों, तो भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन हमारे पास रासायनिक परिवर्तन जो है इसका संबंध इस चैप्टर के अंतर्गत है। क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। रासायनिक परिवर्तन क्या है तो केमिकल चेंजिंग कहते हैं इसके अंदर वही सेम प्रकार के मैटर, कोई भी मैटर जो होते हैं वो मूल रूप से क्या होता है नया रूप का होता है ग्रहण कर सकते हैं परंतु नए रूप से क्या होता है मूल रूप को ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ इसमें क्या होता है वो अपने मूल रूप को छोड़कर नया रूप का ग्रहण कर सकते हैं बट नए रूप से क्या होता है पुनः वो मूल रूप को ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं मूव करते हैं, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने मूल रूप को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है लेकिन पुनः मूल रूप को ग्रहण नहीं कर सकता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कागज का जलना, कागज जलकर क्या होता है राख बन जाता है, फिर राख से पुनः हम कागज नहीं बना सकते हैं। जैसे अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का जब किण्वन हो जाता है तब हम उससे पुनः फिर क्या होता है शुद्ध क्या होता है प्योर अंगूर में क्या होता है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे भोजन का क्या होता है पचना या फिर क्या होता है भोजन का पकाना या फिर सब्जी का होता है वगैरह बनाना, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन इसको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तब समझते कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। चलिए आगे इसका डिस्कशन करते हैं अच्छी तरह से। देखिए
जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कागज का जलना तो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम कैसे समझेंगे? तो निम्नलिखित 4 पॉइंट को दिमाग में रखिए। अगर तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और रंग में परिवर्तन होता है, अगर 4 में से कोई भी कंडीशन अगर कंडक्ट होता है तो हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुई, यानी रासायनिक परिवर्तन हुई मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे देखिए कागज का जलना, तो कागज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मतलब कि रिएक्शन करेगा, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो कागज जलकर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस और राख बन जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है और इस रासायनिक परिवर्तन को हम अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखें, यानी केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम उसे शब्द समीकरण में लिखते हैं, ठीक है। शब्द समीकरण में लिखने के बाद क्या होता है, उसे हम संकेत समीकरण में लिखते हैं, जिसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप कहते हैं। उसके बाद वही अगर संकेत समीकरण में अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं और फिर उसको हम लोग पुनः संतुलित समीकरण बनाते हैं। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेंगे और समझेंगे आसानी से, धीरे धीरे आप इसको याद रखिए सीक्वेंस वाइज। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई भी द्रव है, लिक्विड के द्रव है, तो उसको हम लोग क्या होता है एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई ठोस है तो उसका फिजिकल स्टेटस क्या होता है, हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई अगर हमारे पास गैस होगा तो उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास क्या होता है कोई जल में घुला हुआ क्या होता है, जल में क्या होता है घुलनशील होगा, तो उसको हम लोग ए क्यू से क्या होता है रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक्वा से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए। एक तो एग्जाम्पल जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है निर्माण होता है। और दूसरा एग्जाम्पल्स हमने लिए, दूसरा एग्जाम्पल्स है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया की जाती है तो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन क्या होता है गैस का निर्माण होता है। अब दोनों एग्जाम्पल्स को हम बारी बारी से समझते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी परिवर्तन होने के लिए वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है। किसके साथ, तो वायु के साथ। तो वायु और मैग्नीशियम पार्टिसिपेट होकर क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परिवर्तन होने के लिए, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया क्या होता है, समाप्त होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, इनकी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको बता दिए। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक का, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास H2SO4 होगा और जिंक क्या होता है Zn, इन दोनों क्या रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इन दोनों का नाम क्या होता है अभिकारक है। और ये किन के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉरी मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का क्या है निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, समझते हैं। देखिए आगे देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखे है, वे सभी पदार्थ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा, वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक को हम लोग LHS में क्या होता है लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई कभी कंपाउंड होगा, वो अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम क्या होते हैं अभिकारक कहते हैं और उसको हम लोग LHS में क्या होता है लिखते हैं, ठीक है। जब रासायनिक इक्वेशन समीकरण बनाएंगे तब उसको हम लोग LHS पे लिखते हैं। उसके बाद सेकंड जो है, वे सभी पदार्थ जो रासायनिक रिएक्शन होने के बाद निर्मित होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद को RHS में लिखते हैं, यानी उत्पाद को हम लोग RHS में लिखेंगे और अभिकारक को LHS में लिखेंगे, बीच में एरो देंगे। जैसे हम लोग केमिकल्स रिएक्शन जो होते हैं, यानी रासायनिक क्या होता है अभिक्रिया होता जो है, उसको हम रासायनिक अभिकरण कैसे समीकरण कैसे बनाएंगे। तो पहले अभिकारक होगा, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेगा तो उसके बीच में क्या होता है एडिशन का हम साइन लगाएंगे और जिस ओर अभिक्रिया समाप्त हो रही है उस ओर हम क्या होता है एरो का चिन्ह देंगे और इधर क्या होता है उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक है। यानी कि एरो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है और क्या बन रहा है। देखिए हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, तो सबसे पहले उसका हम शब्द समीकरण बनाए। तो पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो उसके बाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये दोनों भाग ले रहे हैं तो इसलिए हमने अभिकारक में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद एरो लगाए, एरो दे दिए और उत्पाद क्या बन रहा है हमारा, तो मैग्नीशियम क्या होता है ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हमने संकेत समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg मतलब कि संकेत होता है और ऑक्सीजन क्या होता है O2 फॉर्म में होता है, तो बीच में एरो। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, तत्व के पास परमाणु की संख्या बैलेंस नहीं है तो इसको हम लोग
इसको बोलेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों या फिर उत्पादों की परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या होता है उसको बैलेंस कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्पाद में Mg1 है, ऑक्सीजन क्या होता है 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और Mg कितना है 1 है, तो इसलिए हम इसको बैलेंस कर दिए। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल्स में हमने बताया कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो वो जिंक सल्फेट प्लस क्या होता है वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो जिंक का संकेत होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये देखिए ये बैलेंस है, तो फिर भी हमने यहाँ पे असंतुलित समीकरण लिख दिया, तो ये असंतुलित समीकरण है नहीं है, तो ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया, तो मैग्नीशियम एक धातु है, तो इसका फिजिकल क्या होता है स्टेटस क्या हो जाएगा, तो ये सॉलिड होगा। और ऑक्सीजन क्या होता है गैस होता है, तो इसका फिजिकल स्टेटस क्या होगा G लिख देंगे। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि हमारा S बन रहा है। ठीक है, S बन रहा है, यानी कि राख बन रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखे जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4, उसके बाद क्या होता है H2। तो हमारे पास क्या होता है जो जिंक है वो धातु हो जाएगा, H2SO4 क्या होता है ये घुलनशील है, तो हम यहाँ पे AQ लगा देंगे। और देखिए ZnSO4 ये भी क्या होता है घुलनशील होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है निर्मित होगा, गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है बात ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, सबसे बड़ी पॉइंट बात है। तो देखिए सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और होने के बाद तत्व की जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिख दिया है, रासायनिक अभिक्रिया होने से पूर्व तत्वों की परमाणुओं की संख्या एवं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कंडक्ट होने के बाद उसमें जो अभिकारक होते हैं और उसमें जो उत्पाद होते हैं दोनों की परमाणु की संख्या बराबर होती है। अब इसलिए द्रावण संरक्षण के नियम से, यानी कि द्रावण को क्या होता है कंजर्वेटिव करने के लिए, ना तो द्रावण का हम लोग निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश किया जाता है, बल्कि उसे एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तन किया जा सकता है, बल्कि उसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होता है मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग ना तो उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं दोबारा और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। चलिए अब टाइप ऑफ मतलब कि रिएक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, इसको इंग्लिश में कंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब संयोजन का मतलब आपको समझना, संयोग मतलब ये ऐड होगा, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल क्या होता है उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे उसके एग्जाम्पल्स लिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो वो जल बन रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल के अंदर क्या होता है हम लोग डालते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में कुछ उष्मा यानी कि हीट भी रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण मतलब संयोजन समीकरण को समझ लिए। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम क्या होता है हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो जल में क्या होता है घुलनशील होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं एक्वा के फॉर्म में। ये जल में क्या होता है मिला हुआ रहता है इसके जल के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सफेदी करने के लिए कैल्शियम क्या होता है ऑक्साइड का क्या होता है चूना का मतलब यूज करते हैं हम लोग, ये दिमाग में रखिए, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि समीकरण है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी जब हम लोग सूखा चूना को जल के अंदर डालते हैं तो भीगा हुआ चूना बन जाता है, यानी कि मतलब कि घुलनशील। ठीक है, यानी कि जल के अंदर वो घुला हुआ रहता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्वा के फॉर्म में। क्यों एक्वा के फॉर्म में, क्योंकि ये जल में घुली हुई रहती है, साथ में कुछ उष्मा भी हीट होती है और कुछ गैस भी क्या होता है रिलीज होती है। तो इसमें हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। अब जो हमारे पास क्या होता है जल में घुलनशील जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है, यानी कहने का मतलब है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी दीवार को मतलब कि चिकना बनाने के लिए हम लोग पॉलिस्टर करते वगैरह करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है रिएक्शन करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है, और साथ में वो विशेष रूप से कैल्शियम क्या होता है कार्बोनेट बना लेते हैं, और साथ में क्या होते हैं कुछ मतलब कि जो उसके अंदर क्या होता है जो वाटर होते हैं उसको रिलीज करते हैं। और ये संगमरमर का सूत्र यानी कि कैल्शियम क्या होता है कार्बोनेट का फॉर्म है।
अब यहाँ पे चलती है आगे एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस है। देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट बनता है, ठीक है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे प्राकृतिक गैस का दहन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीथेन को जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, जल, और साथ में कुछ ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए मीथेन जो है वो एक मतलब कि उष्माक्षेपी मतलब कि अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद रेस्पायरेशन का जो क्रिया है यानी कि श्वसन भी एक उष्माक्षेपी क्या होता है, अभिक्रिया का क्या होता है, उदाहरण है। जिसमें क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे नोट के तौर पे लिखे, आप समझ जाइए। जब भी हम लोग कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और वही ग्लूकोज क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में प्रेजेंट क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो श्वसन है वो एक क्या होता है, उष्माक्षेपी क्या होता है, अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट नोट के, शाक सब्जियों या प्राकृतिक जो द्रव्य होते हैं, प्राकृतिक जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो घटित होकर कंपोस्ट बनना एक क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कोई लकड़ी वगैरह, पत्ते वगैरह, जैसे सब्जी और वगैरह, इन सारे चीज़ों को क्या होता है कि हम कंपोस्ट बनाते हैं, कोई कचरा वगैरह डब्बा में रखते हैं या कहीं पे भी क्या होता है मिट्टी में रखते हैं, तो वो सड़ गल कर क्या होता है, वो पुनः ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं। तो कोई भी एक प्रकार से क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि उसमें भी हीट रिलीज होती है। अब हम सेकंड समझते हैं वियोजन अभिक्रिया का है, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए कॉम्पोजिशन का मतलब होता है ऐड होगा, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है वो टूटेगा, ठीक है। तो ऐड होने पर क्या होता है, हमें उष्मा मिलता है, और डीकम्पोजिशन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें क्या होता है, उष्मा देना पड़ता है। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे हम जेनरली क्या होता है, उष्मा देते हैं या प्रकाश के रूप में या विद्युत के रूप में देते हैं, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता होती है, या तो वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के फॉर्म में होगा, या तो वो विद्युत के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी वियोजन अभिक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, FeSO4 जो हमारे पास है आयरन सल्फेट, उसमें उष्मा देंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये फेरिक क्या होता है, ऑक्साइड है, सल्फर यहाँ पे देखिए SO2 है, उसके बाद SO क्या होता है 3 भी बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेड क्या होता है, नाइट्रेट में क्या होता है, हीट देंगे तो ये बनेगा क्या होता है, लेड ऑक्साइड प्लस क्या होता है, नाइट्राइड प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, सिल्वर बनेगा, और फिर क्लोरीन क्या होता है, मूव हो जाएगा। यानी सिल्वर क्लोराइड के क्या होता है, विलयन से हम मतलब कि सिल्वर धातु को रिमूव कर सकते हैं सूर्य का प्रकाश डाल के। सिल्वर ब्रोमाइड से भी हम सिल्वर को अलग कर सकते हैं सूर्य का प्रकाश यूज करके। अब देखिए H2O यानी जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली जल में अगर हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये H2 प्लस क्या होता है, O2 में क्या होता है, ये विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है। समझ लीजिए कि वियोजन अभिक्रिया जब कंडक्ट होती है तब उष्मा का शोषण होता है, नहीं उष्मा क्या होता है, खपत होती है, नहीं खर्चा होती है। और संयोजन अभिक्रिया जब होता है तब उष्मा हमारे पास क्या होता है, बनता है, नहीं रिलीज होता है। तो संयोजन अभिक्रिया होगा तो इसका मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्पन्न होगी। अगर मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है कि विशेष रूप से हमारे पास क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कंडक्ट होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया का ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। बेसिक चीज क्या है कि इसमें कोई भी दो या दो से अधिक हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होंगे, यानी कि अभिकारक होगा, वो दोनों एक दूसरे से क्या होता है, रिएक्ट करेगा। इसमें से जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके एक नए यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण करें। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते भी देखिए हमारे पास आयरन है, जब आयरन को यानी लोहा को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, और साथ में कॉपर जो है उसको रिमूव कर देगा। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो जिंक क्या करेगा, इसके विलयन में जब जिंक को डाला जाएगा, जिंक के टुकड़े वगैरह को, तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और साथ में कॉपर को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या होता है कि एक
तत्व को किसी दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित करके नए क्या होते हैं कंपाउंड का निर्माण किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे लेड क्या होता है, लेड को जब कॉपर क्लोराइड के विलयन में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित करके लेड क्लोराइड, ठीक है, और फिर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, धातु को रिमूव कर देगा। यहाँ पे नोट रखिए कि कॉपर से लेड, लोहा एवं जिंक जो होता है अभिक्रियाशील तत्व है, ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इसे हम नॉर्मली समझ लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब अभिकारकों के बीच में वो आयन, मतलब कि आयन जो होते हैं वो बेसिकली उनको क्या होता है, इंटरचेंज करते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है मतलब कि एक्वा के फॉर्म में क्या होता है, एक हमारे पास कंपाउंड है BaCl, यानी कि बेरियम क्लोराइड भी है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन जो है वो सोडियम को दे देगा, यानी सोडियम ले लेगा, और यहाँ पे सल्फेट आयन जो है वो बेरियम के साथ भाग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस क्या होते हैं, NaCl। तो आप देख सकते हैं कि अभिकारक में दोनों एक दूसरे से आयन का आदान प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो है एक अविक्षेपण अभिक्रिया भी उत्पन्न होता है। देखिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीसिपिटेशन रिएक्शंस। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविक्षेप का निर्माण होता है उसे अविक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए अविक्षेप का मतलब होता है कि कोई भी जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है, यानी कि वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो अविलेय होते हैं, जो जल के अंदर क्या होता है, घुलनशील नहीं होते, उसी को बोला जाता है अविक्षेपण। और वो एग्जांपल्स क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन से हम समझ सकते हैं। बेसिकली किताब में इनके बारे में पहले जिक्र है, उसके बाद इनके बारे में जिक्र है। देखिए तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास अविक्षेप है और वो अविलेय है, मतलब वो जल में घुलनशील नहीं है। उसके बाद हम समझते हैं शॉर्टकट में जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। देखिए उपचायन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो नॉर्मल से आप समझ लीजिए उपचायन का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम लोग उपचायन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचायन कहा जाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उपचायन अभिक्रिया कंडक्ट हो रहा है। कॉपर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर को जब हम लोग जलाते हैं तब क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया क्या है, रिडक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका रिवर्स है, ठीक है, इसमें हम समझते हैं जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को, जो हमारे पास क्या होता है, जला हुआ पदार्थ होता है काली रंग का, उसका जब हम हाइड्रोजन गैस उसमें प्रभावित करते हैं तो हमारे पास कॉपर और क्या होता है, जल का निर्माण, कॉपर धातु हमें प्राप्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जब H2 गैस प्रभावित करते हैं तो ये कार्बन प्लस क्या होते हैं, H2O का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगर किसी भी अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ कंडक्ट हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ये दिमाग में रखिए। उसके बाद दो टॉपिक्स और लास्ट है, संचारण क्या है, यानी कि हम लोग क्राजन क्या है, किसको बोलेंगे, तो जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, यानी कि क्राजन कहेंगे। यानी कोई भी जब धातु यानी कि मेटल जो होता है वो हमारे वायुमंडल में जब धातु नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, बेसिक चीज क्या है कि जब धातु नमी के संपर्क में आता है तो वो मतलब कि उसमें क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और जंग लगने से वो धीरे धीरे क्या होता है, संचारित होते हैं, और संचारित होने की प्रक्रिया को ही हम लोग संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में क्या होता है, जंग लगना आप लोग देखते हैं, चांदी पर क्या होता है, काली परत का चढ़ना, तांबा पर क्या होता है, हरी परत का चढ़ना, तो ये हमारे पास बेसिकली संचारण होता है। और उसको बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट जो होता है वो उस वस्तु की सतह और क्या होता है, वायु के बीच क्या होता है, संपर्क को खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद क्या होता है, वो हमारा मेटल जो होता है वो सुरक्षित है। जैसे आप लोग देखे होंगे रेल की पटरी वगैरह जो होते हैं, उसको क्या होता है, वर्षा के समय में जब लंबी वर्षा चलती है तब उसको क्या होता है, पेंट करते हैं। क्यों पेंट की जाती है, ताकि वो वायु के कांटेक्ट में आकर और नमी प्रेजेंट होने के पश्चात क्या होता है, वो संचारित होना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या होता है, विकृत गंधिता। इसको हम लोग ऐसे तो नॉर्मली डेफिनेशन ले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तैलीय खाद्य पदार्थ या वास्तविक खाद्य पदार्थ उपचारित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। देखिए
कोई भी जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ या फिर वास्तविक पदार्थ, मतलब जो तेल का बना होता है या फिर जिसमें क्या होता है फैट प्रेजेंट होते हैं, वैसे पदार्थ जब उसको हम लोग रखते हैं, जब वो वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी कि वो बेसिकली क्या है कि वैसे पदार्थ जो तेलीय होते हैं, तेल से बना हुआ रहता है, या फिर वैसे पदार्थ जिसमें क्या होता है वसा ज़्यादा होता है या फिर औसा युक्त होता है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है वो स्वयं को विकृत गंधित कर देता है, यानी कि खराब कर देते हैं, या तो उसका रंग बदल जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधिता। तो बेसिक टर्म क्या है, कोई भी तेलीय पदार्थ या फिर कोई भी मतलब कि वास्तविक पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है वो विकृत गंधित हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई सब्जी वगैरह जब होते हैं तब उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या होता है फ्रिज के अंदर क्या होता है रखते हैं, ताकि वो ठंडा होकर रहे और वो उसमें क्या होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ क्या होता है रिएक्ट ना करे। इसमें क्या है, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह क्या होता है देखते हैं दुकान में, जैसे वगैरह कुरकुरे वगैरह होता है, तो उनके अंदर क्या होता है बेसिकली नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्यों? अगर उसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो जो चिप्स होती है वो तेल से बना हुआ रहता है, उनको क्या होता है तेल में क्या होता है छांका जाता है, तो वो अगर मान लीजिए तेल जो रहता है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रहेगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद उसका स्वाद या तो फिर रंग ये सारे के सारे बदल जाएंगे और वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ताकि वो मंद प्रतिक्रिया करे और एक लंबे समय तक क्या होता है वो अच्छी तरह से बने रहे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या होता है सारे कंप्लीटली टॉपिक वाइज क्या होता है जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जितने भी टॉपिक थे उनको हमने बारी बारी से क्या होता है समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वीडियोस के अंदर क्या होता है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन आंसर को क्या होता है समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।